गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम लोग आज के इस सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया दिया गया था? ऑप्शन क्या है, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति में नाना साहेब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व के बारे में आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है नवाब अजीमुल्ला, वीर बहादुर राव, तात्या टोपे और राव साहब। आंसर क्या होगा? सी नंबर आंसर है इसका, तात्या टोपे। आपको पता होगा कि कानपुर से नाना साहब विद्रोह कर रहे थे और उनके सिपाही का नेतृत्व कौन कर रहा था सैनिकों का? तात्या टोपे कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो देखिए हम लोगों ने इस पर चर्चा किया है पहले भी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है, मूल शंकर, दयाशंकर, जटाशंकर और विरजानंद। आंसर क्या होगा? आंसर होगा मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। ऐसे हम लोगों ने रिवाइज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया? यानी सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए 1917 में कहाँ का? कोलकाता अधिवेशन। 1917 का कोलकाता अधिवेशन में पहली बार एनी बेसेंट, कौन? एनी बेसेंट। ठीक है, जिन्होंने होम रूल लीग को काफ़ी प्रोत्साहित किया, गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग को इकट्ठा किया, उनको जो है मौका मिला 1917 में पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए, और वो फर्स्ट फीमेल बनी, है ना। आंसर क्या होगा आपका? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी, 1917। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक कहाँ रचना की गई थी? देखिए इससे पहले क्वेश्चन आता था कि गीता रहस्य नामक रचना कहाँ हुई थी, तो हम लोग जेल में बोलते थे, है ना। कहाँ? बर्मा के जेल में। ठीक है, आज जो है वो जगह का नाम दे दिया है आपसे, तो नागपुर, पुणे और मुंबई आपको दिख रहा होगा इंडिया है, और बर्मा के जेल में किया था, तो आंसर क्या होगा? मांडले होगा। क्या होगा? मांडले होगा। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी, है ना। गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था उसके विषय में जो है किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की जो है बताया था? किसने बताया था? ऑप्शन क्या है, एनी बेसेंट, तेज बहादुर सिपरू, सरोजनी नायडू और जवाहरलाल नेहरू। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी नंबर, सरोजनी नायडू। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में हुआ था। अच्छा, ये इस समय क्या चल रहा था? इस समय देश में एक तरफ तो आपका चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इंग्लैंड में चल रहा था आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए ही गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इरविन साहब ने गांधी जी को समझाया था कि आप अपने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को थोड़ा सा स्टॉप करके चलिए, हम लोग आपके लिए बहुत अच्छा संविधान बनाएंगे, और मिला कुछ नहीं। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जब आप हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिटेन में हुई थी। क्लियर? ब्रिटेन मतलब सीधा सीधा समझिए कि इंग्लैंड में हुई थी। बेसिकली हुआ क्या था कि राजा राम मोहन राय को मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने अपने पेंशन बढ़ाने की बातचीत के लिए 1830 में इंग्लैंड भेजा था। कब? 1830 में इंग्लैंड भेजा था, और फिर 27 दिसंबर 1833 को राजा राम मोहन की मृत्यु वहीं हुई थी। और जगह का क्या नाम था? देखिए इंग्लैंड में उस जगह का नाम था ब्रिस्टल। क्या नाम था? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिस्टल था। क्लियर? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, हरिजन सेवक संघ जैसे ही समझ में आता है तो बहुत लोगों को महात्मा गांधी का नाम माइंड में आएगा उनके प्रथम अध्यक्ष के रूप में। ऑप्शन और क्या है, अमृतलाल ठक्कर, घनश्याम दास बिरला और बी आर अम्बेडकर। आंसर क्या होगा? आंसर होगा घनश्याम दास बिरला हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। क्लियर? चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ऑप्शन क्या क्या है आपको? ऑप्शन है मैकडोनाल्ड, क्लीमेंट एटली, चैम्बरलिन और विंस्टन चर्चिल। आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका विंस्टन चर्चिल। ये वही व्यक्ति हैं जो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट के बाद जब गांधी जी इंग्लैंड गए थे तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था।
और भारत छोड़ो आंदोलन कब की बात हो रही है? 1942 की बात हो रही है। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। और चर्चिल कब से कब तक रहे थे? तो 1940 से लेकर 45 तक रहे थे। क्लियर? चलें आगे। 5 साल का कार्यकाल रहता था, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग पृथ्वीराज जनरली पढ़ते हैं वो पृथ्वीराज बेसिकली ना 1 है ना 2 है। ऑप्शन में देख लेते हैं, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय और इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान बेसिकली पृथ्वीराज तृतीय थे, है ना। इससे पहले भी 2 पृथ्वीराज थे और ये थर्ड पृथ्वीराज हैं। और बेसिकली ये किस वंश से थे? तो ये चौहान वंश से रिलेटेड थे, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, जब पृथ्वीराज हम लोग जिनको जानते हैं वो बेसिकली पृथ्वीराज तृतीय है। और क्यों जानते हैं? तो आपको पता होना चाहिए 1191 और 1192 का युद्ध। क्लियर? 1191 का जो युद्ध था वो तराइन का प्रथम युद्ध था। 1192 जो था वो आपका तराइन का सेकेंड वॉर था, जिसमें इनकी जो लड़ाई हुई है वो किससे हुई है? मोहम्मद गोरी से हुआ है। क्लियर? पहले बारे में ये जीत गए थे पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे ओरिजिनली में, और सेकेंड में ये मोहम्मद गोरी से हार गए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आशय सहाय संबंधित है। जो आशा सहाय है ये एक फीमेल का नाम है और ये किस से संबंधित है? किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है आपका असहयोग आंदोलन, आजाद हिंद फौज से संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, व्यक्तिगत सत्याग्रह से। आंसर क्या होगा? आशा सहाय जो है वो संबंधित है आजाद हिंद फौज से। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होता है? देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है हम लोगों का। बुद्ध की जो प्राचीनतम जो प्रतिमा है वो किस शैली से है? ऑप्शन है गांधार शैली, मौर्य शैली, मथुरा शैली, गुप्त शैली। आंसर क्या होगा? गांधार शैली से गांधार शैली में बना हुआ है बुद्ध का जो प्राचीनतम मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो देखिए आपने भारत में एक रामेश्वरम का नाम सुना होगा। रामेश्वरम और पंबन द्वीप लगभग एक ही है ना। तो रामेश्वरम है कहाँ? रामेश्वरम तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर? पंबम या रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और वो तमिलनाडु में है बेसिकली ये द्वीप, और ये द्वीप जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, और काफ़ी सारा इस द्वीप का पार्ट क्या है? सबमर्ज हो चुका है, समुद्र में डूब चुका है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है? यानी आपसे कह रहा है कि जो हिंद महासागर है उसमें जो धाराएं हैं वो बदलती रहती हैं, वो किस वजह से होता है? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है, नहीं होगा। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, बिल्कुल यही सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, हिंद महासागर में जो धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन किस वजह से होता है? क्योंकि मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। आपको पता होगा इंडिया भी एक क्या है? मानसून वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुमिलित कीजिए। नेक्स्ट आपको क्या पूछ रहा है? प्रशांत महासागर। देखिए प्रशांत महासागर का तो आपको मैं बता दूं, ये जो मैरियाना ट्रेंच है ये है कहाँ? सबसे पहले ये प्रशांत महासागर में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? ए हो गया। फिर अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर में देखिए ये जावा समूह है। जावा एक पॉइंट है जहाँ हिंद महासागर का सबसे गहरा पॉइंट है। ठीक है, फिर आर्कटिक सर्कल है, तो देखिए ये आपका क्या है? आर्कटिक होगा यूरेशिया बोलते हैं आपको, एशिया और यूरोप के भाग को बोलते हैं। तो यूरेशियन बेसिन में ये क्या होगा? आर्कटिक सर्कल होगा, तो ये आपका डी होगा। और फिर जो बच गया, क्या बच गया आपका? अटलांटिक रह गया, अटलांटिक का हो गया होगा डी नंबर ऑप्शन, यानी 4 नंबर जो है आपका क्या है? प्यूर्टो ट्रेंच है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? बी हो गया। तो आंसर है आपका CDAB। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन अगले पेज में है। ऑप्शन क्या है आपका? CDAB, यानी फर्स्ट का आपका ये रहा, सी का मतलब थर्ड, फिर बी, फिर ए, फिर डी, बी। क्लियर? तो आंसर क्या होगा आपका? 3412 होगा। मैं फिर से बता दूं, जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है। फिर जो अटलांटिक महासागर है उसको हमने बोला प्यूर्टो गर्त बोला। फिर आपका जो आर्कटिक है, आर्कटिक क्योंकि ऊपर में होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया भारत वर्ल्ड मैप के, तो वो यूरेशियन बेसिन है। और हिंद महासागर का जो गहरा पॉइंट है उसको हम लोग जावा गर्त कहते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है?
तो देखिए बेसिकली चिनुक का मतलब क्या होता है, चिनुक का मतलब होता है हिमभक्षी। हिमभक्षी का मतलब क्या होता है, बर्फ़ को खा जाना। तो बर्फ़ को खाने का मतलब है गर्मी आना, है ना। तो आपको क्या बोल रहा है, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गर्मी का तापमान घट जाने का मतलब ठंडा होना होता है। और मैंने अभी कहा चिनुक क्या है, एक गर्म हवा है। तो गर्म हवा क्या करेगा, टेम्परेचर ठंड में क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। ये भी क्वेश्चन देखिए आपका रिपीटेड है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से किस पहाड़ी पर मिलता है। ऑप्शन क्या है, पालनी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नाईमुड़ी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका नीलगिरी पहाड़ी जो है वहाँ पर जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। देखिए ये जो एक ऐसा एरिया है जिसकी चर्चा रामायण में है। और दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। क्लियर, दंडकारण्य क्षेत्र। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कोरी क्रिक या निवेशिका स्थित है। तो देखिए अब सबसे पहले ये है क्या, कोरी क्रिक जो है ये आपका है ज्वारीय सकरी खाड़ी है। कैसा है, क्या है, खाड़ी है, ये आप ध्यान में रखेंगे। जैसे बंगाल की खाड़ी कहता है ना, बे ऑफ बंगाल, वैसे ही समझिए। तो ये पूछ रहा है कि ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके कच्छ के रण में, बंगाल की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में और अरब सागर में। आंसर क्या होगा, कच्छ के रण में स्थित है कोरी क्रिक। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों को सूचित किया गया है। देखिए शहरी स्थानीय निकाय में टोटल कितने टॉपिक हैं, 18 हैं। जबकि ग्राम पंचायत में टोटल कितने पॉइंट हैं, 29 हैं। ये पहले आप याद रखेंगे। ग्राम पंचायत को टोटल 29 टाइप्स के कार्यों में डिवाइड किया गया है। और शहरी निकाय जो है, स्थानीय निकाय यानी कि मेट्रोपॉलिटन के बारे में बात कर रहा है, सॉरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में बात कर रहा है, उसको टोटल 18 कार्य मिला है। और टोटल ये है किसमें, आर्टिकल 243 में है। तो 243 के किस आर्टिकल में जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 18 कार्य के बारे में बताया गया है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है, 243W, 243G, 243T और 243R। आंसर क्या होगा, 243W में जो है वो टोटल का टोटल 18 कार्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मौलिक अधिकार ऊपर है। यानी कि सीधा सीधा कह रहा है कि DPSP से ऊपर है आपका फंडामेंटल राइट। ये किस केस में कहा गया। ऑप्शन है केशवानंद भारती, मिनार्वा मिल्स, गोलकनाथवाद और चंपक दोराई राजन वाद में, यानी कि केस में। आंसर क्या होगा आपका, आंसर है आपका गोलकनाथ वाद में, ऑप्शन नंबर बी सही है। गोलकनाथ केस जो कि 1967 के आसपास का है। कब है, 1967 के आसपास का है। इसमें बताया गया था कि DPSP से ज़्यादा वैल्यू किसका, फंडामेंटल राइट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। देखिए ये सेंट्रल के बारे में बता रहा है कि सेंट्रल का जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग को बाहरी आक्रमण से बचाए। ऑप्शन क्या कह रहा है, आर्टिकल 356, 366, 352 और 355। इसमें देखिए दो तीन आर्टिकल तो आपका खत्म हो जाएगा। 352 खत्म हो जाएगा, नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात कर रहा है। 356 खत्म हो जाएगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है। और 366 खत्म हो जाएगा क्योंकि इमरजेंसी का जिक्र 352 में है, 56 में है और 60 में है। तो ये क्या 66 है, बहुत आगे है। तो आंसर मेरे हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, और यही सही भी है। आपको इस तरह से क्या करना है, छांट देना है ऑप्शनों को। तो ऑप्शन नंबर 355 में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करे। नेक्स्ट है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। तो देखिए जो मंडल आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, जो OBC के बारे में बताए थे, 27% का रिजर्वेशन के बारे में बताया था उन्होंने। इन्होंने अपना फाइनल जो है रिपोर्ट कब दिया था। ऑप्शन 1 है 1979, 1977, 1980, 1990। आंसर क्या होगा, 1980। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कहेगा समान कार्य के लिए समान वेतन एक क्या है। देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो DPSP में लिखा गया है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक कर्तव्य भी नहीं है, विधिक अधिकार भी नहीं है।
ऑप्शन नंबर बी क्या है, राज्य के नीति तत्व का एक अंग है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। क्लियर। और ये है कहाँ, तो ये वाला जो डेटा है ये है आर्टिकल 39D में। कहाँ है, आर्टिकल 39D में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, संसदात्मक शासन व्यवस्था में, यानी कि जहाँ संसद है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ क्या होता है। ऑप्शन क्या कह रहा है, न्यायपालिका का कार्यपालिका पे नियंत्रण। गलत है, न्यायपालिका और कार्यपालिका यहाँ दोनों स्वतंत्र है। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण। गलत है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण। देखिए एग्जीक्यूटिव बड़ा है हमारे यहाँ कि लेजिस्लेटिव बड़ा है, तो आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में लेजिस्लेटिव बड़ा है। पहले लोकसभा राज्यसभा का फॉर्मेशन होता है, फिर लोकसभा और राज्यसभा में जो मेजोरिटी पार्टी होती है वही कैबिनेट का फॉर्मेशन करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। क्लियर। विधायिका मतलब सीधा सीधा लोकसभा राज्यसभा समझिए, इसमें जो मेजोरिटी पार्टी होती है वही जो है कैबिनेट का फॉर्मेशन करती है, इसलिए विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। तो देखिए ऑप्शन क्या है, 31वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन, 42वां और 45वां। आंसर क्या होगा, 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना, 1973 में जो है, 1973 में जो है ये संशोधन हुआ है, जिसमें लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया। इसका मतलब है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा डीपीएसपी में यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में काफ़ी सारा परिवर्तन हुआ है। आपसे पूछ रहा है कौन सा परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता ये हुआ है ना, ये आपका क्या है, आर्टिकल 39A के बारे में है। कौन सा, 39A। देखिए ए बी जो भी होता है वो बाद में ऐड हुआ होता है, ऐसा समझिए। शोषण से बच्चे और वयस्कों की सुरक्षा, ये भी आपका क्या है, 39F में है, ये भी बाद में जुड़ा होगा। उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी, ये भी क्या है आपका 43A में है, 43A में है। चौथा क्या है, समान नागरिक संहिता, ये आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आर्टिकल 44। कहाँ है, आर्टिकल 44 में शुरुआत से ही वर्णित है। क्लियर। चलें आगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आपका शुरुआत से वर्णित है, बल्कि आपको क्वेश्चन में ये बताना चाह रहा है कि ये किस आर्टिकल में जुड़ा है और बाद में जुड़ा है, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में ऐड हुआ है। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। देखिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, इससे नहीं होगा क्योंकि अभी बताया मैंने कि ये 352, 356 और 360 में है, तो 249 की तो कोई बात ही नहीं है। लोकसभा का विघटन, अच्छा लोकसभा के बारे में जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपका आर्टिकल 79 और 80 के आसपास। ठीक है, फिर संसद की प्रशासनिक शक्तियां, ये भी शुरुआत में दिया, संघ में दिया हुआ। ये आपका क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। देखिए राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियां, मतलब अगर राज्यसभा जो है अनुमोदन दे दे, स्वीकृति दे दे, तो राज्य जो आपका सूची है, जो आपका शेड्यूल 7 में 3 तरह की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, तो राज्य सूची का विषय कभी भी केंद्र नहीं बना सकता। लेकिन अगर राज्यसभा, मैं लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, अगर राज्यसभा अगर अनुमति दे दे तो केंद्र जो है वो राज्यसभा राज्य सूची से संबंधित जो है कोई विषय पे भी रूल रेगुलेशन बना सकती है। ये आपका क्या है, आर्टिकल 249 में लिखा हुआ है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर दिया जाए तो बराबर होगा। देखिए इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्या है, प्योर आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका राजकोषीय घाटा होता है, ऑप्शन नंबर बी की बात मैं कर रहा हूँ, जो आपका राजकोषीय घाटा होता है ये इक्वल टू होता है प्राथमिक घाटा। ठीक है, ठीक है, और प्लस में होता है आपका ब्याज, ऐसे समझिए। तो राजकोषीय घाटा आपको क्या कह रहा है, प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर दिया जाए तो किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये राजकोषीय घाटा से होगा। ये सारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संभाल के रखिएगा इसको। चलें आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, भारत में मुद्रास्फीति की दर मापी जाती है किस आधार पे माप होती है। तो देखिए मुद्रास्फीति का मतलब सीधा सीधा इन्फ्लेशन समझिए, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई समझिए, ठीक है। तो जनरली जो इंडिया में जो इसका आपका इंडिया में जो इसका मेजरमेंट है वो जनरली होता है थोक मूल्य सूचकांक पे, लेकिन क्योंकि मुद्रास्फीति की दर का माप किस किस आधार पे होती है, तो टोटल की बात करेंगे तो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी है, थोक मूल्य सूचकांक भी है, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तीनों विधि से मेजरमेंट करते हैं, बट जनरली जो होता है वो होता है थोक मूल्य सूचकांक पे, होलसेल प्राइस इंडेक्स पे होता है भारत में जो है इन्फ्लेशन का मेजरमेंट। आंसर यहाँ पर क्या होगा, तीनों होगा, उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है। देखिए अवमूल्यन का मतलब होता है अपने पैसा के वैल्यू को घटा देना, घटा देने से क्या होता है आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है। तो एक्सपोर्ट बेसिकली क्या होता है, व्यापार शेष को ठीक करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही होगा। क्लियर, व्यापार से इसका मतलब जो व्यापार में हमारा इंपोर्ट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने प्राइस के वैल्यू को कम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। क्लियर, और याद रखिएगा कभी भी अवमूल्यन में क्या होगा, निर्यात बढ़ेगा, आयात घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित होती है। ऑप्शन है माल, सेवाएं, भुगतान का हस्तांतरण, उपयुक्त सभी। देखिए जब बात करेंगे व्यापार संतुलन, ठीक है, किसकी बात करेंगे, व्यापार संतुलन, तो व्यापार हम जनरली किस में करते हैं, गुड्स में करते हैं। क्लियर, एक होता है आपका वर्ड भुगतान संतुलन, ठीक है, भुगतान संतुलन। तो भुगतान संतुलन में क्या होगा आपका, पैसे की बात होगी कि पैसे को हम कैसे जो है निगोशिएट कर सकें, पैसे को कैसे हम जो है इवेल्युएट कर सकें कि हमारा एक्सपोर्ट जो है कम हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें हम पैसे को संतुलन करते हैं, तो उसमें कई सारी चीज़ों को लिया जाता है। लेकिन जब व्यापार संतुलन की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हमारे गुड्स की बात होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, माल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33, एक बंद अर्थव्यवस्था अवस्था है। देखिए जैसे ही बंद अर्थव्यवस्था आता है तो मुझे इकोनॉमिक्स में एलपीजी याद आता है। एलपीजी क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, है ना। लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये हुआ कब था, 1991 में। अच्छा ये क्यों हुआ था, क्योंकि इससे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, एक बंद अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था में क्या होगा, ना तो कोई आयात होगा ना तो कोई निर्यात होगा, हम किसी विदेशी वस्तुओं का ना तो इंपोर्ट कर रहे हैं, ना हमारे यहाँ जो ज़्यादा है वो एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ना निर्यात और ना ही आयात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो देखिए 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का ऑप्शन है CR राव, VKRV राव, PC महालनोबिस और KN राज। तो आंसर क्या होगा, आंसर है आपका PC महालनोबिस जो है राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। देखिए आर्थिक वृद्धि का परिचायक मतलब आर्थिक वृद्धि सही में हो रहा है, ये कौन बताएगा। पहला ऑप्शन है वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की वृद्धि, शायद नहीं हो। नेक्स्ट है वास्तविक प्रति आय की व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, ये आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। मतलब सीधा सीधा कह रहा है सुस्थिर वृद्धि का मतलब होता है कांस्टेंट ग्रोथ करना, किसमें, प्रति व्यक्ति आय में। तो जो ओरिजिनल आर्थिक वृद्धि है वो पर कैपिटा इनकम के ग्रोथ पे डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इजराइल में फंसे लोगों के बचाव हेतु भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी। ऑप्शन क्या क्या है, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन सुविधा, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन बचाव। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका ऑपरेशन अजय। जो इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई हो रही थी उसमें भारतीय लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है, अभी रिसेंट में ही टूटा ही। ऑप्शन है क्रिस गेल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, स्टीव स्मिथ। आंसर क्या होगा, रोहित शर्मा ने। टोटल है ना, टेस्ट, वनडे और T20 सबको मिला दें तो टोटल नंबर ऑफ जो सिक्सेस हैं वो सबसे ज़्यादा किसने बनाया है, मारा है, रोहित शर्मा ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरा युवा भारत को कब लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है। इसको थी कर लीजिएगा क्योंकि घोषणा करने के बाद ये जो कार्यक्रम है ये लॉन्च हो चुका है। ऑप्शन क्या है, 31 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 1 नवंबर, 26 जनवरी।
और आंसर होगा आपका 31 अक्टूबर 2023 को ही मेरा युवा भारत योजना की शुरुआत हो चुकी है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? राष्ट्रीय खेल का मतलब नेशनल गेम्स के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब है। आंसर क्या होगा? नेशनल गेम्स इस बार यानी कि 2023 का गोवा में हुआ, ठीक है। और 2022 यानी कि लास्ट ईयर ये कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। लास्ट ईयर गुजरात में हुआ था, लेकिन इस बार गोवा में हुआ है। और ज़्यादातर मतलब मैंने करीबन 2-3-4 साल लगातार गोवा सुन रखा है नेशनल गेम्स के लिए। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शंस क्या क्या है? तीरंदाजी, कुश्ती, शतरंज और कबड्डी। आंसर क्या होगा? आंसर है तीरंदाजी। क्लियर? ज्योति सुरेखा का संबंध किससे है? तीरंदाजी से। अब बात करें एशियन गेम्स की, तो एशियन गेम्स इस बार जो हुआ था वो कौन सेवें नंबर का था? वो 19वें नंबर का था, 19th नंबर का। क्लियर? और जो एशियन गेम्स हुआ है वो हुआ कहाँ है? वो चीन के हांगझाओ शहर में हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिलों की स्थापना को मंजूरी दी है? ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब और इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर है राजस्थान। अच्छा, वो कौन से 3 जिले थे? एक जिला है मालपुरा, दूसरा है सुजानगढ़ और तीसरा है कुचमन सिटी। क्लियर? राजस्थान ने 3 नए जिलों को मंजूरी दिया है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना दिवस 2023 का थीम क्या है? तो सबसे पहले थीम जानने से पहले ये जानिए कि वायुसेना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। क्या? 8 अक्टूबर को हर साल वायुसेना दिवस मनाया जाता है, भारतीय वायुसेना दिवस। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? एयर पावर बियॉन्ड स्काई, एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, एयर फोर्स फॉर पीस, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर है एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? आप सभी को पता है कि प्रेस की स्थिति भारत में क्या है, वर्ष होती चली जा रही है। ऑप्शंस क्या क्या है? 140, 160, 146 और 151। आंसर क्या होगा? 161 जो है वो आपका क्या है? रैंक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। क्लियर? और ये जो रैंक जो लिस्ट जारी करता है ये कौन है? ये है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीन बोलुआर्ट किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो आपको दिख रहा होगा ये नाम, डीन बोलुआर्ट किस देश के राष्ट्रपति? ऑप्शन है इटली, नॉर्वे, पेरू और ऑस्ट्रिया। आंसर क्या होगा? आंसर है पेरू। अच्छा, पेरू है कहाँ? तो याद रखिएगा, आप मैप में चेक कीजिएगा, पेरू आपका दक्षिणी अमेरिका महादेश का पार्ट है। क्लियर? और पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी है लीमा। अच्छा, इस राष्ट्रपति का नाम विशेष क्यों है? क्योंकि पेरू की बनने वाली पहली महिला राष्ट्रपति है ये। क्या नाम है इनका? डीन बोलुआर्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी इंटरनेट का प्रयोग करती है? ऑप्शंस क्या क्या है? 42%, 52%, 48% और 56%। आधे से अधिक लोग जो है भारत में वो है इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। 52% लोग ऑलमोस्ट भारत में इंटरनेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवशंकरी को किस कृत्य में किए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? इसका मतलब ये तो क्लियर है कि सरस्वती सम्मान 2022 के लिए जो जिसको अवार्ड मिला है वो कौन है? शिवशंकरी हैं। और इनका क्यों कौन सा कृत है यानी कौन सा पुस्तक लिखा है इन्होंने? तो याद रखिएगा उस पुस्तक का नाम क्या है? सूर्यवंशम है। ऑप्शन नंबर बी सूर्यवंशम के लिए मिला है। और ये जो शिवशंकरी है ये किस लैंग्वेज के लिए है? ये तमिल भाषा के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मित्रा योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो ऑप्शन है 7, 11, 9 और 13। देखिएगा मेगा टेक्सटाइल पार्क के बारे में बात कर रहा है। टोटल कितना है? 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है किसमें? पीएम मित्रा योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट याद हो जाना चाहिए अभी तक। परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना हुई है 1955 में। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? होलकर हॉकी। अच्छा, यहाँ हॉकी नहीं होगा, यहाँ पर ये जो वर्ड है ये ट्रॉफी है। ठीक है,
होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देखिए होलकर जो ट्रॉफी है ये बेसिकली ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बैडमिंटन, हॉकी, ब्रिज और गोल्फ। आंसर क्या होगा? ब्रिज खेल, ब्रिज से संबंधित है। और ब्रिज जो खेल है वो बेसिकली ताश का खेल है। ताश के 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 52 अलग अलग काइंड के गेम्स होते हैं, उसमें एक गेम का नाम है ब्रिज, और वो उसमें जो दिया जाता है क्या? होलकर ट्रॉफी दी जाती है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 3 मार्च, 8 मई, 14 मार्च और 9 जून। आंसर क्या होगा? विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग चले साइंस के 25 क्वेश्चंस पे। कौन सा या से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखिए केमिकल रिएक्शन उसको कहते हैं जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे इसमें जो है दूध का खट्टा होना, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। बर्फ़ का पिघलना भी कर सकते हैं। और सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण का मतलब नमक का बनना है, ये भी आपका क्या है? फिजिकल रिएक्शन का पार्ट हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा केवल 3, दूध का खट्टा होना, ये आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की स्पष्टता। देखिए हॉल अगर बड़ा है, आधा भरा हुआ है तो आवाज़ गूंजेगा, तो भाषण देंगे तो सुनाई कम देगा। हॉल जब पूरा भरा है तो गूंजेगा नहीं। तो याद रखिएगा, आप जब कोई नए रूम में जाते हैं तो वहाँ भी आपको दिखेगा कि आवाज़ गूंजता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि भाषण की स्पष्टता बढ़ेगी, वही रहेगी, कम ही होगी, शून्य हो जाएगी। तो याद रखिएगा जब हॉल पूरा भर जाएगा तो भाषण की स्पष्टता बढ़ेगी, क्लियर सुनाई देगा हम लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्रव्यमान और भार के बीच में अंतर संदर्भ में कौन सा सही है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले, द्रव्यमान को हम लोग m कहेंगे और भार को हम लोग mg कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण के साथ जो द्रव्यमान लगा है उसको भार कहा जाता है। इतना डिफरेंस समझिएगा। ठीक है। और भार जो होता है वो न्यूटन में काइंड होता है, क्योंकि एक तरह का क्या है? फोर्स है, बल है। ठीक है। और द्रव्यमान सिर्फ मास है, द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन में ये है कि भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है, ये सही है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव उसके भार से अधिक होता है, गलत है। भार हमेशा बड़ा होगा। जी के वैल्यू की वजह से भार 10 गुना हो जाता है, क्योंकि जी का वैल्यू ऑलमोस्ट पृथ्वी पर 9.8 होता है। नेक्स्ट, द्रव्यमान केवल मीट्रिक प्रणाली में व्यक्त किया जा सकता है, ये भी गलत है। द्रव्यमान और भार हमेशा एक समान होगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? सही होगा। भार का मतलब याद रखिएगा mg। mg एक तरह का क्या है? फोर्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 54। एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है। तो देखिए प्रकाश वर्ष है क्या? प्रकाश वर्ष बेसिकली डिस्टेंस यानी कि दूरी का यूनिट है। ठीक है। एक साल में, एक वर्ष में प्रकाश यानी कि लाइट जितना ट्रैवल करता है उसको हम लोग कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। होता कितना है? होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। जब इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है। ऑप्शन में किलोमीटर भी दिख रहा है, मीटर भी दिख रहा है। मीटर तो 12 गलत हो जाएगा, डी नंबर 19 भी गलती हो जाएगा, 16 किलोमीटर भी गलती हो जाएगा। अब देखिए आपको 10 पे पावर 12 किलोमीटर दिख रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पूर्णांतित परावर्तन कब होता है? देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, जिसके वजह से क्या होता है? मारीचिका बनता है, जिसको मिराज कहते हैं हम लोग। या गर्मी के दिन में आपको नज़र आएगा रोड पर पानी चमकता हुआ, पानी तैरता हुआ नजर आएगा, जबकि रोड पे ऐसा कुछ होता नहीं है। ये होता कब है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनता है जब लाइट जो है वो सघन माध्यम से विरल में जाता है। अच्छा, सघन का मतलब क्या हो गया? डेंस हो गया। विरल का मतलब स्पर्श हो गया। तो डेंस से जब स्पर्श में जाएगा तभी होगा। ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे डायमंड से कांच, तो डायमंड आपका सघन है, कांच आपका विरल है, तो ये सही हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? जल से कांच, देखिए आपका विरल से सघन में जा रहा है। फिर हवा से जल, ये भी क्या है? विरल से सघन में जा रहा है, ये भी आपका क्या है? विरल से सघन में जा रहा है। मैं ये जो कह रहा हूँ ये याद रखिएगा। विरल का मतलब स्पर्श हो गया, सघन का मतलब डेंस हो गया। हम लोगों को चाहिए डेंस से स्पर्श में, अब बाकी सारा क्या है? स्पर्श से डेंस में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डायमंड से कांच में प्रवेश करने पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनेगा। टेक्निकल भी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं, क्योंकि? ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका जो अधिकांश जो आपका एरिया होता है, ठीक है, परमाणु का, वो क्या होता है? खाली रहता है।
तो ऑप्शन नंबर डी आपको नज़र आ रहा होगा। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, इसलिए वो सीधा सीधा पन्नी से आर पार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। शुद्ध पदार्थ का मतलब ओरिजिनलिटी की बात कर रहा है, उसके परमाणु की बात कर रहा है कि सिंगल सिंगल बनाओ। जैसे सोना क्या है, शुद्ध है। पानी भी H2O का बनता है। ग्लूकोज में भी C6H6O6 होता है, यही है। बाकी शुद्ध दूध में क्या है, और भी बाकी सारी चीज़ें मिली रहती हैं, है ना, मिनरल्स मिला रहता है और भी कुछ कुछ मिला रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़ों में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है। देखिए, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन दोनों में डिफरेंस है। दोनों में आंसर क्या होगा, बी होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। वाष्पीकरण का मतलब सीधे सीधे उड़ जाना, और वाष्पोत्सर्जन का मतलब हो गया कि उड़ना। पहले तो क्या है, आपका घड़ा में छोटा छोटा छेद रहता है, वो छेद से पहले बाहर आता है और फिर वो इवेपरेट होता है। जब वो वहाँ से उड़ता है तो फिर क्या होता है, ठंडक प्रदान करके जाता है, लेटेंट हीट लेकर जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। लेटेंट हीट का मतलब गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट है, दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल और क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है। अच्छा देखिए, दृष्टिबाधित है मतलब वो देख नहीं सकता है, देखेगा नहीं, तो लिटमस का कलर, हल्दी का कलर और ये जो ट्यूनिया लीव्स है इसका कलर से होता है, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए, हिंदी वाले लोग वेनिला के गुणवाला, ये गुणवाला का मतलब इसका इंग्लिश देखिए, एसेंस। एसेंस का मतलब क्या होता है, खुशबू होता है। तो आपका अगर दृष्टिबाधित है तो स्मेल से वो बता सकता है कि अगर ऐसा स्मेल आया तो एसिड है, ऐसा स्मेल आया तो बेस है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वेनिला एसेंस प्रयोग करके वो एसिड और बेस का पहचान कर सकता है। नेक्स्ट है, उत्प्लावनता किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, उत्प्लावनता किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करेगा क्या, जैसे पानी भरा हुआ है, इसमें आप कुछ डाल रहे हैं, पानी रिप्लेस हो रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जाने वाले पानी पे डिपेंड करता है आपका उत्प्लावनता। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। गहराई जहाँ तक कोई पिंड डुबोया जा सकता हो, गलत है। पिंड के आकार पे, पिंड के द्रव्यमान पे, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पे, इस पे डिपेंड करता है आपका क्या, उत्प्लावनता। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका क्या है। देखिए, डिटर्जेंट यूज हम लोग करते हैं जो हमारा कपड़ा जो है वो गंदा होता है, और जो आपके पास जो आपका जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर को हम लोग क्या कह सकते हैं, कठोर वाटर जो होता है, वो कठोर वाटर के कठोरता को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है क्या, फॉस्फेट का भूमिका होता है वहाँ पे, ताकि जो आपका कपड़ा है वो आपका अच्छे से सफाई हो सके। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, डिटर्जेंट पानी के मिश्रण में पीएच स्तर का नियंत्रण करने में, गलत है। कैल्शियम और मैग्नीशियम को पानी से हटाने जो कठोर कारण बनता है, बिल्कुल सही, बी नंबर होगा। कपड़े की सफ़ेदी प्रदान करने में गलत है, और सॉलिड डिटर्जेंट बनाने में भी गलत है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शंस क्या है आपका, एड्रीनर्जिक दवा, सेकंड है आपका एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग दवा, नेक्स्ट है कोलिनर्जिक दवा, और एंटी कोलिनर्जिक दवा। तो आंसर क्या होगा, कोलिनर्जिक दवा जो है ये एक ऐसा मेडिसिन है जिससे कि ग्लूकोमा का जो है उपचार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और आई होप सो आप सभी को पता होगा। ऑप्शन क्या है, संपूर्ण भाग, वर्तिकाग्र और वर्तिका से, तने से, पत्ते से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वर्तिकाग्र व वर्तिका से जो होता है वो का केसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति प्रवर्धन की विधि नहीं है, यानी वनस्पति जो है प्रवर्धन यानी कि उसके विकास की विधि नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है, नवोदित, बुआई, लेयरिंग और उत्तक संवर्धन। देखिए, बुआई क्या होता है, बुआई में होता है हम लोग नया प्लांट डालते हैं, है ना। ये जो आपका नवोदित है, लेयरिंग है और उत्तक संवर्धन है, ये तीनों का तीनों क्या है, वनस्पति प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का विधि है। बुआई क्या होता है, सीधा सीधा हम प्लांट को ज़मीन में बोते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लिंगी फूलों के लिए सत्य है। एक लिंगी फूल का मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए सत्य है, आपसे पूछ रहा है। पहला नंबर कह रहा है इसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होता है, बिल्कुल नहीं, एक लिंगी में कोई एक ही होगा। ठीक है, दूसरा, उनके पास या तो पुंकेसर या स्त्रीकेसर होता है, अभी बताया, एक होगा। दूसरा है वे
परागन प्रदर्शित करते हैं, सही है। वे केवल पुंकेसर वाले उभयलिंगी फूल फल नहीं दे सकता, याद रखिएगा, ये भी सही है। 2, 3, 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी आपको नज़र आ रहा होगा। यानी कि सीधा सीधा एक लिंगी जो फूल है उसके पास या तो पुंकेसर होगा या स्त्री केसर होगा। सेकेंड, वो पर परागन प्रदर्शित करता है। और तीसरा, केवल पुंकेसर वाले उभयलिंगी फूल और फल नहीं दे सकते। क्लियर? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? डायस्टॉल के दौरान, देखिए डायस्टॉल और सिस्टॉल दो विधि है। डायस्टॉल में क्या होता है, सारा ब्लड हार्ट के पास आता है। सिस्टॉल में क्या होता है, सारा कंप्रेस होकर बाहर चला जाता है। तो डायस्टॉल में क्या पूछ रहा है ऑप्शन में? रक्त फेफड़े में जमा होता है, गलत है। निलय यानी कि वेंट्रिकुलर द्वारा रक्त छोड़ा जाता है। रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है। हृदय, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, हृदय रक्त से भर जाता है, किसमें? डायस्टॉल में। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है, यानी कि आपको आर्टरी के बारे में बात कर रहा है कि आर्टरी जो है रक्त कहाँ ले जाता है। याद रखिएगा, आर्टरी जो है वो वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, मिला हुआ होता है, उसको हार्ट से ले जाता है पूरे बॉडी में हर एक जगह पे। तो ऐसा क्या होगा जब, ऑप्शन देख लेते हैं, हार्ट से दूर, ऊतक से दूर, हृदय की ओर, यकृत की ओर। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हृदय से दूर। क्लियर? चलें, क्योंकि ये क्या होता है, प्योर ब्लड को ले जाता है कैरी करके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता? मतलब कोशिका हम लोग कहते हैं लेकिन वो ओरिजिनली में कोशिका नहीं है। प्लेटलेट है, एरिथ्रोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स है, उपकला कोशिका है। आंसर क्या होगा? प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स को बेसिकली सच्ची कोशिका इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि प्लेटलेट्स ओरिजिनली में जो होता है वो कोई और चीज़ का एक छोटा टुकड़ा होता है। ठीक है, चलें आगे, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सलजम किस कुल से संबंधित होता है? तो देखिए, कुल से रिलेटेड जो आपका बेसिक है उसका अभी एक हम लोग चार्ट देख लेते हैं और उसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जैसे मुझे याद है कि आलू जो है वो सोलेनेसी जो है कुल से संबंधित है, तो वैसे ही सलजम किससे है या और भी क्या है वो हम लोग देखते हैं। चलते हैं, हम लोग देखते हैं उस चार्ट को। देखिए, आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं आपको क्या दिया है। आपको दिया है कुल के बारे में और प्रमुख वनस्पति के बारे में। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आलू किस कुल से रिलेटेड है, देखिए सोलेनेसी है ना। तो आपको क्या इसमें ढूंढना है? आपको इसमें सलजम ढूंढना है। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा ये क्रूसीफेरी जो है, इसमें आपको सलजम, मूली, सरसों, फूलगोभी इत्यादि है। आप इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। जिसमें अभी तक हम लोग को 2 क्वेश्चन मिल चुका है, एक आलू मिला है सोलेनेसी से और दूसरा सलजम मिल चुका है क्रूसीफेरी से। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इसका आंसर कहाँ है। आप देख सकते हैं सलजम किस कुल से संबंधित है, आंसर क्या है? क्रूसीफेरी से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित से कौन सा रोगवाहक और रोग का सुमेलित युग्म है? मतलब सही है। तो देखिए, सबसे पहला ही जो क्यूलेक्स है आपका, वो फाइलेरिया के लिए ज़िम्मेदार होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, क्यूलेक्स एक मच्छर है और वो किसके लिए रिलेटेड होता है, जिम्मेदार होता है? फाइलेरिया का होता है। तो पहला ही सही है, तो मेरे हिसाब से अदर ऑप्शन नहीं होना चाहिए। घरेलू मक्खी से पीला ज्वार नहीं है, ये भी डेंगू भी नहीं है और प्लेग भी नहीं है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 70, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? यानी आपसे पूछ रहा है कि आयरन की कमी होने वाला जो एनीमिया है वो किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? ऑप्शन क्या है? राउंड वर्म, हुक वर्म, थ्रेड वर्म और विप वर्म। आंसर क्या होगा? आंसर होगा हुक वर्म। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया रक्त के रिसाव के कारण होता है जो हुक वर्म संक्रमण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में होता है? अच्छा, प्रोबायोटिक किसको कहते हैं? ऐसा बैक्टीरिया जो कि हमारे लिए लाभप्रद हो। क्लियर? जो हमको क्या हो, बेनिफिशियल पहुंचाता हो, उसको प्रोबायोटिक कहते हैं। तो देखिए, हमारे पास दूध जो होता है जिसमें लैक्टिक एसिड होता है, वही लैक्टोबैसिलस बदल जाता है दही में। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस एक ऐसा चीज़ है जिसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में हम लोग करते हैं। मतलब जो दही खाते हैं वो ओरिजिनली में क्या है, पूरा का पूरा जीवित बैक्टीरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? शीतल पेय की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने वाली बोतलें आमतौर पर किस चीज़ से बनी रहती है? ऑप्शन क्या है? पॉलिस्टर, पॉलीस्टायरिन, पॉलीमाइड और पॉलीयूरेथन। तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका पॉलीस्टायरिन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पॉलिस्टर तो खैर कपड़ों में होता है, नहीं होगा।
तो याद रखिएगा जो बोतल बना हुआ होता है वो क्या चीज़ का होता है, पॉलीस्टायरीन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइट्रेट उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होगा। तो देखिए नाइट्रेट उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से ऑप्शन क्या है, पूर्ति यानी कि सेप्टिसेमिया, फिर है जॉन्डिस जिसको पीलिया कहते हैं, फिर है आपका मीथेमोग्लोबिनेमिया, ठीक है, और चौथा है आपका कंठमाला का रोग। मम्स तो नहीं होगा, जॉन्डिस भी नहीं होगा, और ये पुती भी नहीं होगा। क्या पूछ रहा है नाइट्रेट उर्वरक से, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मीथेमोग्लोनीमिया। क्लियर, ये क्या है आपका नाइट्रेट उर्वरक के क्षेत्र में आने से बच्चों को ये बीमारी होती है। नेक्स्ट है बायोगैस में मीथेन की सामग्री है, यानी कि बायोगैस में जो है मीथेन का जो है मात्रा आपसे पूछ रहा है, मात्रा ऑलमोस्ट क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए 25 से 50%, 8 से 10%, 10 से 25%, 55 से 75%। ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। बायोगैस में जो मीथेन की सामग्री है वो 55 से 75% के आसपास होती है। अब चलते हैं हम लोग मैथ पे, पेन पेपर के साथ तैयार हो जाइएगा थोड़ा सा शॉर्टकट देखने के लिए भी। दो संख्याओं में से छोटी संख्या बड़ी संख्या का 1/6 है, यानी कि बड़ा संख्या 6x है और छोटा संख्या x है ना। यदि उनका योग 49 हो, तो देखिए 7x बराबर 49 बोल रहा है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, यानी x का वैल्यू 7 आ रहा है ना, 7x = 49, तो x का वैल्यू क्या है 7 आएगा। तो बड़ा संख्या क्या 6x है, तो 7 छके क्या होगा 42 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। क्लियर, आई होप सो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करना है जो 12, 18, 21 और 24 से प्रत्येक स्थिति में भाग देने पर 7 शेष फल बचे। अच्छा, आप लोग को पता है क्या करना है, आप लोग को इन सब का एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेके फिर एलसीएम को 9999 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आया उसको इससे घटाना है और फिर उसमें 7 ऐड करना है। ये था कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। और मेरे दिमाग से ये चल रहा था कि जो भी ऑप्शन है इसमें हमको क्या करना है, 7 घटा लेना है, और 7 घटाने के बाद जो भी हमारे पास डेटा आएगा वो 12, 18, 21, 24 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए सेकंड नंबर ऑप्शन को अगर 7 घटा दें हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा 95, 61, और 61 का इकाई अंक दिख रहा है जो कि 12, 18 और 24 से तो भाग लगेगा ही नहीं। सिमिलरली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 9992 से अगर 5 घटा ले तो 9985 हो जाएगा, फिर ये आपका एक ऑड नंबर आ गया, विषम संख्या आ गया, ये भी नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर सी आपको देखेंगे, जब 7 घटा देंगे इससे 7 घटा लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9576 आएगा, इसका चांसेस है ज़्यादा। अगर ऐसा ही कोई ऑप्शन डी में भी रहता तो हम श्योर कह लेते कि ऑप्शन नंबर सी सही है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शॉर्टकट मैंने बताया कि 7 रिमाइंडर है, 7 घटा लीजिए, तो इसका इकाई अंक विषम है, जबकि सम वाला का मल्टीपल हमेशा सम होता है, तो बी और ए तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 1820 रुपये का साधारण ब्याज 9 मार्च 2023, 9 मार्च 2023 से 21 मई 2023, तो मार्च में बच गया 22 दिन, अप्रैल का रह गया 30 दिन, और मई का हो गया 21 दिन, सबको जोड़ लेंगे तो 73 दिन आ जाएगा। कितना होगा, तो PRT/100, तो 1820 गुना आर का वैल्यू हो गया 7.5, टी का वैल्यू आ गया 73 दिन, और 73 दिन को साल में बदलेंगे तो 365 नीचे लिखना पड़ेगा, और बाय 100 डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ 0 लगा दीजिए, ये इसको 5 बार में कट करेगा, 5 इसको 15 बार में कट करेगा, 1 0 1 0 कैंसिल, और 1 0 हटा दें या रहने दीजिए 0। अब सीधा सीधा क्या है 1582 गुना 15 करना है, सॉरी 182 गुना 15 करना है, तो 15 गुना 18 270 होता है, 270 और 30 यानी कि 2730 ऐसा समझिए। और बाय में क्या 100 है, 2 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा, यानी आंसर आ जाएगा 27.5 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, यानी कि 1820 रुपया को 9 मार्च 2023 से लेकर 21 मई 2023 तक का 7.5% की दर से जो ब्याज लगेगा वो लगेगा इतना। अदरवाइज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक आने में 73 दिन लगा है, 73 दिन साल का 1/5 होता है, 1/5 का मतलब इसका 1/5 तो आ जाएगा 1.5%, 1.5% निकालना है आपको 1820 का, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 27.5 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 2n/2 = 64 हो, तो देखिए 64 को हम लोग क्या लिखेंगे, 64 को लिखेंगे 2/6। आप देखिएगा तो आपको यहाँ समझ में आएगा, 2 और 2 कैंसिल कर लेंगे तो n = 6 दूनी 12 आ जाएगा।
आपसे n+2 पूछ रहा है, तो 12 में 2 ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, 14 इसका आंसर होगा, 14 इसका आंसर होगा। क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं जिसका मध्य अनुपात 24 है और तृतीय अनुपात। देखिए मैं आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं। मध्य अनुपात का मतलब होता है x = √AB, ठीक है। और साथ ही साथ तृतीय अनुपात का मतलब होता है x = B²/A। इस दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा और दोनों में से किसी का भी आंसर निकाल लीजिएगा। क्लियर। अदरवाइज हम ऐसे कह सकते हैं कि √AB का वैल्यू आ गया आपका क्या, 24, तो AB = आ जाएगा 576। क्लियर। ए और बी मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 576 आना चाहिए, क्योंकि 24 का स्क्वायर वही है। और सिमिलरली फिर वही काम आगे करेंगे। हमारा 1536 बराबर क्या दे रहा है, B²/A दे रहा है। यहाँ से आप A का वैल्यू निकाल लेंगे, A = हो जाएगा 576/B। ये यहाँ रखेंगे तो B ऊपर चला जाएगा, B का क्यू हो जाएगा। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ, इसको बना लीजिएगा आप। ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया है सारा कुछ। अदरवाइज याद रखिएगा कि इसका और इसका जो मल्टीपल होगा वो BQ के बराबर होगा। शॉर्टकट में समझिए, 24 × 1536। यहाँ से B का वैल्यू निकाल लीजिएगा और A × B = 576 था, ये 24 का स्क्वायर, यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। क्लियर। ये वाला टर्मोलॉजी याद रखिएगा ऑलवेज के लिए, बहुत अच्छा शॉर्टकट है ये। BQ = जब भी आपको मध्यानुपात और तृतीयानुपात दिया हो तो दोनों का जो मल्टीपल होगा वो BQ के बराबर होगा, ये ध्यान में रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, 2, 3, 5। अभाज्य संख्या का मतलब प्राइम नंबर, ठीक है। 7 और 9, 9 नहीं सॉरी 11। तो 11 7 18, 5 23, 3 26, 2 28, 28/2 करेंगे तो आंसर क्या होगा, 5.6 होगा। क्या होगा, 5.6 होगा। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 4 क्रमागत प्राकृत संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो 4 है, क्रमागत 3 है, तो इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 का मतलब देखिए 1 2 3 4, जो डिवाइड करके आएगा डेटा वो बीच वाला आएगा। 4 से डिवाइड किया तो 12 चौक 48, 4 चौक 16, 124.6। ठीक है, ऐसे समझिए 1 2 3 और 4। तो ये जो डिवाइड करके लाएंगे वो इन दोनों के बीच का नंबर होगा। बीच का नंबर क्या आ रहा है, 124.6। 1.5 इसमें जोड़ लीजिए, 1.5 इसमें घटा लीजिए, 1.5 जोड़े तो आ गया, थर्ड जो नंबर आ गया वो 126 आ गया। 3 3 से डिविजिबल है तो अगला नंबर 3 ज़्यादा होगा तो 129 आ जाएगा। एवरेज के कॉन्सेप्ट से बना रहा है। तो आपके कह रहा है उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या चौथा है, सबसे बड़ा 129 होगा। सबसे अगर छोटा पूछता तो ये जो 6 लिखा मैंने ये 124.5 है, इसमें 1.5 पहले घटाते तो जो सेकंड नंबर था वो आ जाता 123, और फिर इसमें 3 कम कर लेते तो क्या आ जाता, 120 आ जाता। क्लियर। चलिए, आई होप सो आपको इस सेट में मज़ा आया हो। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।